हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लॉर्ड रिपन। इनका जो टेन्योर था वो 1880 से 1884 था। बेसिकली ये भी जो है 4 साल ही इनका जो है टेन्योर रहा है, जैसे हमने लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ा था। हम लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़े उससे पहले जो है हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लॉर्ड लिटन के किए गए कार्यों का, ताकि जो है हमें लॉर्ड रिपन के किए गए कार्य और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने पिछली क्लास में देखा था जो लॉर्ड लिटन थे वो काफ़ी जो है कंजर्वेटिव थे। क्यों? क्योंकि जो उस समय पे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जिसमें बेंजामिन डिज़राइल के प्रतिनिधि थे। इसीलिए जो है ना वाइसराय ऑफ रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती थी, इन्होंने उसके अपोज में ही हमेशा रिएक्शंस दिए थे। इसी वजह से इन्हें रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक का वाला वाइसराय भी कहा जाता था। अब जैसे इन्होंने क्या किया, अब पहला दिल्ली दरबार लगवाया पूरा शानो शौकत से। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत, इन सारे एरियाज़ में लोग भूख से, अकाल पड़ने से, भूख से इतनी बुरी तरह से मर रहे थे, और वहीं यहाँ ये शानो शौकत से दिल्ली दरबार को लगवा रहे थे। इसी वजह से जो है इनका बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, और इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया, जिसमें जो है रीजनल लैंग्वेजेस में जो समाचार पत्र हैं वो उनको छापा नहीं जा सकता था, और अगर ऐसा किया जाएगा, उनके खिलाफ़ कुछ बोला जाएगा, तो उनके जो है इक्विपमेंट, जो भी प्रेस उसे छापेगी उसके इक्विपमेंट्स को जब्त कर लिया जाता था। पर इंडियंस ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। वो अब रीजनल लैंग्वेज की जगह उनकी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करने लगे। अब इन्होंने जो है एक आर्म एक्ट भी जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू हथियार ख़रीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई थी, ताकि जो है कोई इंडियन हथियार ना खरीद पाए। और इसी तरह जो है ये जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये तरीका निकाला कि जो 1/5 इंडियन रिक्रूट किए वो उन्होंने बिना किसी कंपटीशन के उच्च परिवार के लोगों को ऐड कर लिया, और आईसीएस में जो मिनिमम एज थी वो 21 से 19 कर दी थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। वहीं जहाँ हमने लॉर्ड लिटन की बात की वो कंजर्वेटिव थे, वहीं जो लॉर्ड रिपन थे उसके अपोज में 1880s में जो है ब्रिटेन में पीएम बनते हैं लॉर्ड ग्लैडस्टोन, जो बेसिकली लिबरल पार्टी के थे। और ये जो है लॉर्ड रिपन ये उन्हीं के प्रतिनिधि थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी जो है कहीं ना कहीं लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे। इसीलिए जब ये वाइसराय बनते हैं तो जो लॉर्ड रिपन ने जितने भी कार्य किए थे ये उनको ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए हमने अभी जो है लॉर्ड लिटन के बारे में क्विक रिवीजन किया। क्यों? क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उनके टाइम पे लागू किया गया था, उसको जो एंड किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। और इनके टाइम पे जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास होता है, जो बेसिकली 1881 में आता है, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट हम देखते हैं जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था उसमें क्या प्रोविजंस मेंशन थे, जैसे कि 7 से 12 वर्ष के जितने भी बच्चे थे उन्हें 9 घंटे से ज़्यादा काम करने की पर डे कोई अनुमति नहीं थी। और ये भी इंश्योर करते थे जो डेंजरस मशीनरीज़ हैं उनका रिव्यू टाइम टू टाइम हो सके। और इस एक्ट के थ्रू ये इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की गई कि एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाए जो टाइम टू टाइम ये चेक करता रहे कि ये सारी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो इनके टाइम पीरियड में जो हैं जो लॉर्ड मियो ने हमने पढ़ा था इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, उसी को कंटिन्यू रखा। अब हम बात करते हैं जो लॉर्ड मियो ने इकोनॉमिक पॉलिसी की थी, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन थी, या हिंदी में कह लो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति। ये बेसिकली क्या थी, तो ये जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए लाई गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो रेवेन्यू था, या बेसिकली आप कह सकते हो जितना भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 3 एरियाज़ में इन्होंने जो है बांट दी थी, जिसमें एक था इम्पीरियल, एक प्रोविंशियल और एक डिवाइडेड। अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इम्पीरियल में तो ये हो गया कि हाँ भाई ठीक है,
उनका जो एरिया था, अब वो जो है कहीं ना कहीं प्रांतीय मामलों पे हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करेंगे। अब प्रांतीय क्या कर सकते थे, प्रोविंशियल क्या कर सकते थे, तो इनको जो है बजट या खर्च बनाने का अधिकार और उस पर नियंत्रण करने के राइट्स प्रॉपरली दिए गए थे कि आप अपने अकॉर्डिंगली बजट क्रिएट करो और देखो किन किन चीज़ों के लिए कितने पैसे की या किस हिसाब से ज़रूरत है, ताकि लोकल वे में वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और जो डिवाइडेड यहाँ पे मेंशन किया रखा है, इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग, इसका मतलब है रेवेन्यू शेयरिंग, जिसका मतलब कुछ जो टैक्सेस है ना वो केंद्र भी लेगा और प्रांत भी लेगा, ये उन दोनों के बीच में डिवाइडेड होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ डिवाइडेड मेंशन किया है। वो जो टैक्सेस लेने के राइट होंगे वो दोनों में डिवाइडेड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है भूमि राजस्व हो गया या पंजीकरण हो गया, इसके टैक्स लेने के जो राइट है वो दोनों के पास होंगे, और जो इम्पीरियल है वो प्रोविंशियल पे बिल्कुल भी कहते हैं ना हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो लॉर्ड मियो के काल में जो था नमक कर जो था वो बम्बई और मद्रास में बढ़ा दिया गया था, वहीं उसके अपोज में जो है यहाँ पर कम कर दिया गया, यहाँ पे कम कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहे जाते हैं, या स्थानीय स्वशासन का जो भी श्रेय है वो उनको दिया जाता है, क्योंकि ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 1881 में, जिसमें जितनी भी जो प्रांतीय सरकारें हैं वो जो है स्थानीय निकायों को काफ़ी राजस्व हस्तांतरित करने का निर्देश देती है कि लोकल बॉडीज़ जितनी भी हैं उनके महत्व को देखा गया और प्रस्ताव दिया गया कि जो लोकल बॉडीज़ है ना उनमें भारतीयों का भी जो है सदस्य बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, भारतीयों को भी इंक्लूड करना चाहिए लोकल बॉडीज़ में, और जितना भी राजस्व हस्तांतरण का है उसको भी दिया जाना चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसी वजह से जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। तो 1882 में इनके काल में हंटर कमीशन आता है, जो बेसिकली प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए लाया गया था, और इन्हीं के काल में पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। बात रही अगर हंटर कमीशन की, तो हम जो है इसे सेपरेट जो है वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम जो है एजुकेशन पे सेपरेट क्लास बनाएंगे, उसमें हम काफ़ी सारे कमीशंस पढ़ेंगे, जिसमें जो है लॉर्ड रिपन का हंटर कमीशन भी मेंशन होगा। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ आप इस पॉइंट पे ध्यान ना दें। अब हम बात करते हैं और रिफॉर्म्स की, जैसे 1881 में जो है फर्स्ट नियमित जनगणना शुरू हुई। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो लॉर्ड मियो थे उनके टाइम पे सबसे पहली जो है जनगणना की गई थी, पर उसके बाद में वो रेगुलर बेसिस पे नहीं रखी गई थी। जो रेगुलर बेसिस पे बेसिकली नियमित तौर पर जो जनगणना की गई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही की गई थी, और इनके काल में नगर पालिकाएँ भी बनाई गई थी। और जो हमने बात की थी कि जब दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड लिटन के काल में, तो वो बड़े शानो शौकत से लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ अकाल आ रहा था, तो उस समय जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहली फेमाइन कमीशन बैठी तो थी, बात भी की गई थी कि 15 लाख रुपए अकाल के लिए दिए जाएंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट वो सिर्फ बातें चल रही थी। पर जो एक्सेप्ट किया गया था फैमिन कोड जो था वो 1883 में रिपन के काल में ही किया गया था। वो अडॉप्ट लिटन ने नहीं किया था, वो लॉर्ड रिपन के काल में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए जो है फेमाइन कोड जो है इन्हीं के शासनकाल में आया था। अब हम बात करते हैं रिपन की। जो मैसूर का राज्य के पुराने शासक थे उनको वापस बुलाया था, जिसे लिटन ने हटा दिया था। और जो है अब सबसे खास बात जो है इनके टाइम पीरियड की रही है वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो 1883 से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, रिपन ने क्या किया था, जो फौजदारी दंड व्यवस्था थी, बेसिकली क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर वगैरह हो गया ना, उस तरह के क्रिमिनल केसेस जितने भी होते हैं उसमें जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था, अब उसको जो है यहाँ पे समाप्त किया गया था। तो यही जो है इल्बर्ट बिल था, और इसमें क्या किया गया, जितने भी भारतीय न्यायाधीश थे उनको यूरोपियंस के मुकदमों को सुनने का अधिकार दे दिया था।
जो पहले था नहीं। तो अब भाई अंग्रेज़ों को ये तो रास खाएगा नहीं कि भाई क्यों वो हमारे मैटर्स में वो न्याय देंगे, क्योंकि अब उन्हें डर था अगर इंडियन न्यायाधीश जो हैं वो उनके मामलों को देखेगा तो रियल में जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस मिल गया तो भाई इक्वालिटी आ जाएगी। वो चीज़ वो नहीं चाहते थे, इसीलिए जो है रिपन को वापस बुलाया गया और वो 4 साल ही काम कर पाए, इसीलिए उन्हें वापस बुलाया। पर ओवरऑल जो है ये जो अंग्रेज़ों की आलोचना की गई थी इसे जो है वाइट म्यूटनी कहा गया था, इसीलिए तो बुला लिया रिपन को। बट भारतीयों को भी ये चीज़ नहीं रास खाई और इल्बर्ट बिल के वो सपोर्ट में थे। इसी वजह से जो है 1884 तक सिचुएशन जो है जब बदलती है तो ये गंभीर समझौता इस स्थिति में आ जाता है कि अब उन्हें जो है इसे रिवाइज करके बेसिकली अधिनियम जो है अधिनियमित करना ही पड़ा, संशोधन कर दिया। अब संशोधन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मेंशन किया कि जितने भी यूरोपियन और भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो न्यायाधीशों को समान रूप से यूरोपीय अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि जो है जब भी ऐसे केसेस आएंगे तो जूरी ट्रायल की मांग की जाएगी, और जो जूरी ट्रायल की मांग की जाएगी उसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपियंस होंगे। आधे तो यूरोपियंस ही रख लिए तो डिसीजन किसके फेवर में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने जो मूल उद्देश्य था इल्बर्ट बिल का, जो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको इन्होंने कमज़ोर करके, जो संशोधन किया उसे कमज़ोर करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को तो पूरी तरह से बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में ये क्लियर कर दिया गया था जितने भी यूरोपियन जो हैं अपराधी हैं उनकी सुनवाई केवल और केवल ऐसा भारतीय न्यायाधीश ही करेगा जो यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा सहायता प्राप्त किया होगा। बेसिकली जो इंडियन मजिस्ट्रेट जो भी डिसीजन लेगा वो हमेशा जो है यूरोपियंस के अंडर ही लेगा। तो इस फार्मूला को केल्विन फार्मूला कहा गया, जो भाई यही जो है एक ऐसा पॉइंट बना जो भारतीयों की आंखें पूरी तरह से खोल दिया, जिसका रिज़ल्ट क्या निकला, नेशनलिज्म और आगे के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशंस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।